अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें दोनों पार्ट एक साथ करेंगे। वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द फंक्शन 4xi माइनस 2y स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के एंड एस इज सरफेस बाउंडिंग रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखना सबसे पहले अपन को सरफेस के हिसाब से एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है, एक सिलेंडर फॉर्म बनेगा कि हमारे पास z इक्वल टू 0 है, एक्स वाई जेड प्लेन ड्रॉ कर लिया। z इक्वल टू 0 मतलब एक्स वाई प्लेन पे एक सर्कल ड्रॉ होगा, जो सर्कल किस फॉर्म पे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के फॉर्म पे बनेगा। z इक्वल टू 3 पे अपन इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को, और ये हमारे पास क्या हो गया, एक सिलेंडर का फॉर्म हो गया, जहाँ पे जेड की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, जेड इक्वल टू 0 टू 3 पे वेरी कर रही है। एक सिलेंड्रिकल सरफेस फॉर्म हुआ और सरफेस का इक्वेशन का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब इस पूरे बाउंडेड रीजन का अपन को वैल्यू फाइंड करनी है और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से इसको सॉल्व करना है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलता है कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन इंटू डी एस के फॉर्म पे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जब भी डाइवर्जेंस थ्योरम को सॉल्व करना होगा, आसान तरीका है कि उसके डाइवर्जेंस फॉर्म या फिर लेफ्ट हैंड साइड को पहले अपन सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड पे अपन ने लिखा हुआ है डाइवर्जेंस ऑफ एफ डॉट डी वी, तो सबसे पहले अपन को क्या फाइंड करना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले फंक्शन का एफ क्या है, फंक्शन एफ क्या है, 4xi माइनस 2y स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के है। f1 की वैल्यू है 4x, f2 की वैल्यू है माइनस 2y स्क्वायर, f3 की वैल्यू है जेड स्क्वायर। तो डाइवर्जेंस ऑफ f का फॉर्मूला होता है डेल f1 बाई डेल एक्स प्लस डेल f2 बाई डेल वाई प्लस डेल f3 बाई डेल जेड। 4x का डिफ्रेंसिएशन हुआ 4, माइनस 2y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हुआ माइनस 4y, जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हुआ 2z। तो ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू। अब वॉल्यूम इंटीग्रेशन मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है। ट्रिपल इंटीग्रेशन में देखो जरा, जेड का अगर इंटीग्रेशन की लिमिट देखनी है तो जेड की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, जेड की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर वी टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू द, है ना, जेड एक्सिस के प्लेन से लेके चलेंगे तो जेड की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 टू 3 वेरी कर रही है। तो वेरिएशन ऑफ जेड क्या हो गया, 0 टू 3 हो गया। तो जेड की लिमिट हमारे पास हो गई 0 टू 3 हो गई। अब अपन को क्या करना है, एक्स वाई की लिमिट चाहिए, जेड की लिमिट फिक्स हो गई, एक्स वाई की लिमिट चाहिए तो इस सर्कुलर प्लेन को लेके चलेंगे, कहीं पे भी सर्कल को ड्रॉ करें तो हमेशा सर्कल का फॉर्म क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो मतलब अगर इस सर्कल को फॉर्म को लेके चलें, है ना, ये जेड की वैल्यू तो फिक्स है हर एक पॉइंट पे, तो अगर इस सर्कुलर प्लेन को अपन ड्रॉ करते हैं तो वी टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस लेके चलते हैं, तो वाई की लिमिट क्या होती है, माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। तो इस सरफेस पे अपन का वैल्यू ऑफ वाई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, वैल्यू ऑफ वाई वेरी करेगा -2 प्लस सरफेस पे, तो वाई की वैल्यू -√4 माइनस एक्स स्क्वायर टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब उसी तरीके से अगर अपन एक्स की लिमिट को डिफाइन करें तो एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, -2 टू +2 वेरी करेगी। ठीक है, तो अपन ने डिफाइन कर लिया, लिमिट ऑफ एक्स हो गया -2 टू +2, लिमिट ऑफ वाई हो गया -√4 माइनस एक्स स्क्वायर टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट ऑफ जेड हो गया हमारे पास 0 टू 3। अब डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू पुट कर दी है 4 माइनस 4y प्लस 2z dx dy dz। इनर लिमिट अगर अपन ने जेड की लेके चली है तो फर्स्ट इंटीग्रेशन अपन किसके रिस्पेक्ट पे करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट पे करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वाई का लिमिट क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म पे है, और लास्ट इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट अपन इंटीग्रेट कर लिए जेड के रिस्पेक्ट में, 4z माइनस 4yz प्लस 2z स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो गई 0 टू 3, 3 पुट किया 12 माइनस 12y प्लस 9, है ना, लोअर लिमिट पे सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, dy dx। अब यहाँ पे देखना इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, -2 प्लस वेरी कर रही है,
तो जब भी लिमिट माइनस टू प्लस वेरी करें, हमारे पास इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल का रूल होता है माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है जब फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, और 2 टाइम्स 0 टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स होती है जब फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे अपन के पास 3 पॉइंट हैं। इन तीनों पॉइंट में पहले अपन ये शो करते हैं कि कौन सा इवन फंक्शन और कौन सा ऑड फंक्शन है। इसको सिंप्लीफाई किए तो 21 माइनस 12y हुआ। तो 21 कांस्टेंट हमेशा इवन फंक्शन होता है, और यहाँ पे y ही फॉर्म पे है तो ये ऑड फंक्शन हुआ। तो इंटीग्रेशन पे ऑड फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। केवल 21 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन पे ऑड फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अपन 12y को हटा देते हैं और इस लिमिट को ले लेते हैं 2 टाइम 0 टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। आउटर लिमिट तो सेम रहेगा, -2 टू +2। अब 21 को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। 21 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट मल्टीप्लाई होके ये हो गया 42। इंटीग्रेशन ऑफ dy dx करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy और dx तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट पहले करना है। अपन को वैल्यू मिल जाएगी -2 टू +2 y √4 माइनस 0 टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट किए √4 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट पुट करने से आ गया है ना, लोअर लिमिट 0 है, ठीक है। अब फिर से डेफिनेट इंटीग्रल का रूल यूज़ करेंगे। -2 टू +2 है, फंक्शन इवन फंक्शन है क्योंकि x को -x से रिप्लेस करने पे फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो फिर से डेफिनेट इंटीग्रल के रूल से 2 टाइम हो जाएगा और लिमिट 0 से स्टार्ट होगी। तो 84 0 टू 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx होगा। अब इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू x √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² 2 साइन इनवर्स x बाई a। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो ये हो गया x √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 लिमिट 0 टू 2। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये 4 - 4 से 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होने से 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट 0 हो गया। सेकंड पार्ट के लिए 4/2 मतलब ये हो गया 2। अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। तो आंसर हो गया 84 पाई। तो ये मिल गया अपन को राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या मिली अपन को 84 पाई। तो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू डाइवर्जेंस थ्योरम से, ठीक है। अब अपन पहुंच जाते हैं सरफेस इंटीग्रेशन के फॉर्म पे। सरफेस इंटीग्रेशन के लिए अपन के पास देखना कितने सरफेस हैं। जब इस कर्व को लेके चल रहा है सरफेस इंटीग्रेशन पे 3 सरफेस है। एक बेस सरफेस z इक्वल टू 0, एक अपर पार्ट z इक्वल टू 3 और एक पूरा सराउंडिंग जिसपे कि हमेशा कर्व किस फॉर्म पे x² प्लस y² इक्वल टू 4 के फॉर्म पे है। तो इसका मतलब हमारे पास सरफेस 3 फॉर्म पे डिफाइंड हुए। टोटल सरफेस इंटीग्रेशन होगा S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 अपन लेके चल रहा है z इक्वल टू 0, S2 अपन लेके चल रहा है z इक्वल टू 3 और S3 अपन लेके चल रहे हैं x² प्लस y² इक्वल टू 4 के फॉर्म पे, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन अपन का लेके चल रहे हैं S1 पे क्या है, z इक्वल टू 0 है ना। S1 पे z इक्वल टू 0 है। यहाँ पे देखना फंक्शन 4 क्या है, 4xi माइनस 2yj प्लस z² के। z इक्वल टू 0 मतलब हमारा ये पार्ट 0 हो गया, ठीक है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर देखना है, z इक्वल टू 0 मतलब प्लेन कौन सा हुआ, xy प्लेन हुआ। अब ये देखना xy प्लेन पे जो n की वैल्यू है आउटर डायरेक्शन ऑफ z है, आउटर डायरेक्शन ऑफ z है, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और ds की वैल्यू क्या होगी, dx की वैल्यू क्या होगी, dx डिवाइड अपॉन n डॉट k हो जाएगा। तो अपन को सरफेस इंटीग्रेशन पे S1 के लिए फंक्शन ऑफ f की वैल्यू हो जाएगी 2xi माइनस 2yj, n की वैल्यू के k, i डॉट k 0, j डॉट k 0 मतलब कंप्लीट ये पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो S1 का इंटीग्रेशन की वैल्यू से लिमिट वैल्यू क्या मिल गई, S1 का वैल्यू क्या मिल गया अपन को, 0 मिल गया। तो सरफेस इंटीग्रेशन फर्स्ट z इक्वल टू 0 पे क्या मिला, 0 मिला। सेकंड जाते हैं अपर टॉप पे, z इक्वल टू 3 पे लेना है तो x y z की वैल्यू पुट कर दिए। z की वैल्यू पुट करने से f हो गया 4xi माइनस 2y² j प्लस 9k। अब फिर से z इक्वल टू 3 अपर पार्ट है, अपर पार्ट पे नॉर्मल क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन पे। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव की। तो n की वैल्यू पॉजिटिव की हो गई।
तो अपन ने जब n इंटू एफ किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 और 9 हो जाएगा, 0 0 9 हो जाएगा। ds की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को, ds की वैल्यू मिलेगी dx dy अपॉन n डॉट k मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 9 dx dy। अब यहाँ पे देखना ये जो पार्ट है वो एरिया ऑफ सरफेस को डिफाइन करेगा। एरिया ऑफ सरफेस मतलब सर्कल का फॉर्म है, सर्कल के लिए एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहाँ पे अपन ने ले लिया, यहाँ पे हुआ k डॉट के बस वैल्यू मिलेगी 9 dx dy अपॉन n डॉट के, है ना। तो वैल्यू हो गई हमारे पास dx dy। ये क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल है। यहाँ पे देखना एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इक्वेशन क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आर की वैल्यू क्या है 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी एरिया की 4 पाई, तो इसलिए आंसर हो गया 36 पाई। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई अपन को, S2 की वैल्यू मिल गई। अब पहुँचना है S3 पे। S3 पे हमारे पास सरफेस जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना। तो सरफेस का नॉर्मल फाइंड करने के लिए अपन को ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड करना पड़ेगा। ग्रेडियंट ऑफ फाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फिर से सबको पता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड होता है। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ग्रेडियंट की वैल्यू हो जाएगी आई 2x प्लस जे 2y, के की वैल्यू हो गई 0, तो 2xi प्लस 2yj। अब मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे अपन, तो वैल्यू हो जाएगी √4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, है ना। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 है। तो फिर राइट है √4 इंटू 4 मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ से वैल्यू होगी मॉड ग्रेडियंट फाई की वैल्यू 4, 2xi प्लस 2yj की वैल्यू मिल गई इस तरीके से। अब लिमिट ऑफ जेड क्या हमारे पास 0 to 3 है ना। इस प्लेन पे लिमिट ऑफ जेड क्या 0 to 3 है। तो हमारा जो सरफेस होगा, वैसे तो 2 डायमेंशन प्लेन में एक्स वाई प्लेन पे सरफेस है, उसका नॉर्मल फाइंड कर लिए। अब एक्स जेड प्लेन लेके चलेंगे, वही सरफेस का तो प्लेन ले नहीं पाएंगे। प्लेन क्या होगा, या तो एक्स जेड होगा या फिर वाई जेड होगा। अपन एक्स जेड प्लेन लेके चलेंगे, तो एक्स जेड प्लेन के लिए डी एस की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स इंटू डी जेड अपॉन एन डॉट जे हो जाएगा। एन डॉट जे होने से एन को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई बाई 2 वैल्यू मिलेगी। तो डी एस की वैल्यू हो जाएगी 2 डी एक्स डी जेड अपॉन वाई। तो अपन इस तरीके से पूरी वैल्यू को पुट किए, मल्टीप्लाई किए, आई डॉट आई जे डॉट जे मिलेगा, बाकी ये टर्म 0 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 2y क्यूब अपॉन वाई डी एक्स डी जेड हो गया। लिमिट ऑफ जेड 0 to 3 है, तो पहले अपन ने जेड के रिस्पेक्ट पे इसको इंटीग्रेट कर लिया, इस फंक्शन फॉर्म पे मिल गया। अब क्या करना है, एक्स और वाई दोनों टर्म है, एक्स और वाई दोनों टर्म है, तो अपन क्या करेंगे, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में वैल्यू पुट कर लेंगे, एक्स को लेके चलेंगे, क्योंकि अपन का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो एक्स को रिप्लेस करेंगे 2 साइन थीटा से, वाई को रिप्लेस करेंगे 2 कॉस थीटा से। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 कॉस थीटा डी थीटा। और कंप्लीट सर्कल का फॉर्म है, हम कंप्लीट सर्कल के फॉर्म पे हमारे पास लिमिट थीटा की क्या होती है 0 to 2 पाई होती है। तो लिमिट ऑफ थीटा हो जाएगा हमारे पास 0 to 2 पाई। तो लिमिट ऑफ थीटा हो गया 0 to 2 पाई। एक्स की वैल्यू पुट कर दिए 2 साइन थीटा, वाई की वैल्यू पुट कर दिए 2 कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करें तो अपन के पास इंटीग्रेशन का आंसर मिला 48 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू देखो 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का वैल्यू होता है हाफ इंटू पाई बाई 2। और उसी तरीके से कॉस क्यूब थीटा के लिए आंसर वैल्यू मिल जाएगी अपन को, कॉस 3 थीटा को 3 कॉस थीटा माइनस 4 माइनस कॉस 3 थीटा बाई 4 पे चेंज करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर मिलेगा अपन को 0। इसलिए इसकी टोटल वैल्यू मिल गई अपन को 48 पाई, है ना। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का रूल यूज़ करेंगे, तो 4 टाइम 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला इस तरीके से निकाल लिए। और कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला 3 कॉस थीटा के फॉर्मूले से 3 कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा बाई 4 से फाइंड कर लिए। तो अपन को वैल्यू मिली 48 पाई। फर्स्ट S1 की वैल्यू 0 थी, S2 की वैल्यू 36 पाई थी, S3 की वैल्यू 48 पाई थी, तो अपन को मिला 84 पाई। तो अब तुमको ये समझ में आ गया होगा कि अगर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का केवल डाइवर्जेंस पार्ट करते हैं तो इंटीग्रेशन हमको केवल 4 लाइन में मिल जाता है। बाकी तुमको अगर सरफेस से फाइंड करना होगा तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।